नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ चुनाव में अभी लगभग 2 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन सियासी दलों के बीच अभी से जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इन दिनों प्रदेश में बेरोजगारी पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस इस पर आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है और इस पर सियासत करने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2023 विधानसभा चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? क्या विपक्ष बेवजह बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है? चर्चा इसी मसले पर करेंगे। इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में पलायन के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बस्तर में नक्सलवाद के साथ साथ बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। हर साल लगातार बस्तर में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पिछले 2 साल में 3000 बेरोजगारों में से महज 741 लोगों को ही रोजगार उपलब्ध हो पाया है। प्रदेश में युवाओं को आस थी कि राज्य सरकार बस्तर में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर संविदा और रेगुलर भर्ती निकालेगी। उद्योग के माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार बने 3 साल बीतने को हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जिसमें नाबालिग बच्चे भी, आज अगर बस्तर के पंचायतों में अगर आप जाकर जांच करेंगे तो नाबालिग बच्चे भी आपका काम करने के लिए बाहर है, तो निश्चित तौर पे सरकार इस में असफल रही है। बस्तर में हो रहे पलायन पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि हिंदुस्तान में मजदूर अपनी मर्जी से 6 महीने खेती करते हैं और यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं। हमारी सरकार आने के बाद मजदूर कम पलायन हो रहे हैं। इससे पहले ज्यादा मजदूर पलायन करते थे। उधर पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने मंत्री कवासी लखमा के बयान पर पलटवार किया है। हिंदुस्तान में मजदूर अपना मर्जी से 6 महीना खेती करते हैं। खेती खत्म होने के बाद मजदूर अपना हिसाब से काम करने जाते हैं, फिर वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश का मजदूर आता है और यहाँ का मजदूर दूसरा प्रदेश में जाता है। इनका पहले से आदत बना हुआ है, लेकिन हमारा सरकार आने के बाद मजदूर बहुत कम पलायन हो रहा है। सरकार का चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी को, या भी कोरोना होने के बाद भी या किसी का तनख्वाह नहीं कटा है। यहाँ के लोगों को धान का रेट मिलने से, तेंदुपत्ता का रेट मिलने से ज़्यादा मजदूर पलायन नहीं होगा। हर चीज़ को ये जिस तरह से भटकाने के जैसा वक्तव्य मंत्रीगणों का आता है। पलायन के विषय पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने लगातार अभी पिछले महीने तक कंटिन्यू शिकायतें करती रही कि आप बस्तर का कोई भी पंचायत आप जाकर देख लीजिए, एक पंचायत ऐसा नहीं होगा जहाँ के बच्चे और हमारे भाई बहन शहर गांव से बाहर नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। यानी साफ है कि मिशन 2023 के लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मसला गंभीर है। 2023 के लिहाज से अब इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक विपक्ष लगातार इस तरह के मसलों को उठाता हुआ नजर आ रहा है और यही अब माना जा रहा है कि इन मुद्दों के जरिए अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। चर्चा करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजनीश सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक है। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय गंगवानी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, कैसे देखते हैं इन मुद्दों को? अगर विपक्ष लगातार उठाएगा इस तरह के मसलों के साथ, क्या एक तीर से 2 निशाने की तरफ इशारा है? अगर बेरोजगारी के मुद्दे को आप उठा रखे हैं तब फिर सीधे तौर पर पलायन का मसला भी इसमें खिंचता चला आता है। और अगर पलायन की बात होती है तो राजनीतिक लिहाज से इसमें आदिवासियों को जिस तरह से संख्या उनकी कम हो रही है वो भी एक तरफ इसमें आ जाता है। तो एक साथ एक मुद्दे के जरिए कई चीजों को साधने की कोशिश है क्या विपक्ष की? रजनीश जी। दीपेश जी, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मसला है, पलायन और बेरोजगारी। अब रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ 2000 जब बना उसके पहले तक छत्तीसगढ़ की पहचान क्या थी? छत्तीसगढ़ की पहचान थी अशिक्षा, भूखमरी, पलायनवादी और इसी प्रकार की एक पहचान छत्तीसगढ़ वासियों को थी 2000
में बनने के बाद, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो आज का विषय है कि पलायन और जो बेरोजगारी है, यदि हम देखें कि CMIE है जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, जो बेरोजगारी दर के जो आंकड़े जारी करते हैं, छत्तीसगढ़ में जून 2018 में 2.4% था और अगस्त 2018 में 2.6 बेरोजगारी की दर थी। यदि जून 2021 में बात करें तो ये 2.6, जुलाई में 3.8 और सितंबर में 4.4। कहने का मतलब अभी ये लगातार जो बेरोजगारी दर है बढ़ते जा रही है। और कोरोना काल में जब ये कम हो सर, मई का नहीं करेंगे क्या? 8.0 थी पहले, तो मई में 8.0 थी जो जून में कम हुई, और फिर 2018 की नहीं देखेंगे 22.2? नहीं, जून अगस्त 2018 में 2.6 थी दीपेश जी। ये आंकड़े जो मैं बोल रहा हूँ CMIE के हैं और यही जारी करते हैं पूरे देश में। अर्थात छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी अभी कोरोना काल समापन के बाद जब बाकी देश में भी ये कम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? अब ये बड़ी बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने रोजगार दिया है, रोजगार। यदि अभी इसके पीछे कारण क्या है? इनके पास कोई काम है नहीं। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जब आपकी सरकार थी, सितंबर 2018 का अगर आंकड़ा देखें तो 22.2 थी, अक्टूबर 2018 देखें तो 12.7 थी, उसके बाद नवंबर 2018 पर आ जाइए 5.5%। तो ये पुराने रिकॉर्ड भी तो देखेंगे ना। अगर अभी जो बेरोजगारी दर आप कुछ महीनों की दिखा रखे हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है तो सर 2018 के पहले की स्थिति भी फिर आकलन में आएगी। मैंने कहा दीपेश जी कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद सिर्फ बेरोजगारी और पलायन पर ही नहीं बात हो रही है, और बाकी चीजों में भी अपन जा सकते हैं। कुपोषण की दर क्या थी, प्रति व्यक्ति आय क्या थी, तो बहुत सारी चीजें वो थी। लेकिन 2018 में सितंबर का बोल रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आई और कोविड काल के बाद जब स्थितियां ठीक होनी थी। अब रही बात पलायन की, ये पलायन के अभी मैं मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था कि छत्तीसगढ़ में लोग वही जो 2000 की पहले की बात जो स्थिति है, इनके पास जब कोविड काल हुआ, जब प्रवासी श्रमिक आ रहे थे, इनको मालूम नहीं था कि कितने श्रमिक हैं। इनको कभी बोलते थे 40,000 श्रमिक है, और जब आना शुरू हुए तो जो ट्रेन से आए, जो सूचना देकर आए, वो 7 लाख से ऊपर के मजदूर थे प्रवासी, और जो अपने मर्जी से आए, अपने साधनों से आए, उसका कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और पलायन की स्थिति निश्चित रूप से सरकार के कारण, चूंकि सरकार अभी अस्थिर है, राजनीतिक अस्थिरता है, गांव में कोई काम नहीं चल रहा है, शहर में कोई काम नहीं चल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रोजगार के। ठीक है, मैं बाबूलाल शर्मा सर से समझूंगा इस मसले को, क्योंकि बेरोजगारी और पलायन दोनों लगभग अगर देखा जाए तो थोड़ा अलग नजर आते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ छत्तीसगढ़ में सरकार कई अलग अलग माध्यमों से लोगों को रोजगार दे रही है, उन्हें व्यवसाय उपलब्ध करा रही है, तो फिर वो कहीं ना कहीं रोजगार की गिनती में आ रखे हैं। और पलायन एक दूसरी समस्या कहीं ना कहीं एक है, उस पर थोड़ा बाबूलाल शर्मा सर से समझेंगे। लेकिन अजय जी अपनी बात रखिए। देखिए, कहीं ना कहीं रजनीश सिंह जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन थोड़ा आंकड़े उनके दुरुस्त करना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, जो 16 सितंबर 2021 दीपेश जी, जो CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, इसके आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है मात्र 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 7.6%। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। दूसरा ये बात करें, रजनीश सिंह जी बताना चाहूंगा, सितंबर 2018 जब इनकी सरकार थी तब CMIE के जो आंकड़े आए थे उसमें बेरोजगारी दर थी 22.2%। तो कहीं ना कहीं आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि 22.2% से आज हम जो है 3.8% पे बैठे हैं। तो स्पष्ट है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार रोजगार देने का काम किया है। और देखिए, कहीं ना कहीं आज बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में 42% जो है वो वनवासी क्षेत्र है, इसमें लगभग 32% आदिवासी है। हमने सरकार बनते ही अनुपत्ता का समर्थन मूल्य 2500 से 4000 किया। पहले 7 लाख उपज की खरीदी जाती थी, हमने उसको बढ़ा के 52 किया। और देखिए, कहीं ना कहीं पूरे पिछले साल के जो आंकड़े थे
पूरे देश की वनोपज खरीद का 73%, और अभी के जो आंकड़े हैं दीपेश जी, उसमें लगभग पहली तिमाही का 88.6% पूरे देश की वनोपज खरीदी में। और इन्हीं की केंद्र की मोदी सरकार हमारी जो वनोपज के प्रसंस्करण में उसकी फूड प्रोसेसिंग के लिए 12 से ज्यादा पुरस्कार देती है, और कुल मिलाकर 32 पुरस्कार। फिर तो अजय जी, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन तमाम योजनाओं का उन आदिवासी क्षेत्रों में लाभ नहीं मिल पा रहा है जो आदिवासियों की संख्या घट रही है, या तो वो पलायन कर रखे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रखे हैं रोजगार के लिए, या फिर एक मसला जो विपक्ष बार बार उठा रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है तब फिर क्या ये माना जाए कि हाँ वाकई में पलायन की संख्या ज्यादा है? देखिए दीपेश जी, थोड़ा सा समय देंगे, मैं सारी बातों को जान दूंगा। जो महासमुंद जिले का केस है, देखिए पूरी जो श्रम विभाग और हमारे पुलिस विभाग की सक्रियता से आज जो वहाँ 130 मजदूर शायद बंधुआ मजदूर बन जाते, उसको बचाने में हम पूरी तरह सफल हैं। लगातार 15 सालों में इनके द्वारा लगातार मजदूरों को देखिए ना समर्थन मूल्य दिया गया, 2100 रुपए समर्थन मूल्य, 300 रुपए बोनस की बात की गई, और आखिरी में देने की बात है तो 1470 रुपए, 930 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान पहुंचाया। हम आज पूरे देश में सर्वाधिक 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं। और जी सबसे पहले इस घटना की बात करना चाहूंगा, महासमुंद जिले की जो घटना है, देखिए जो बस पकड़ाती है उसका जो नंबर है आपका UP 70 JT 3923, ये यूपी के प्रयागराज की बस है, और पुष्पराज ट्रेवल्स जो यूपी का मानव टेबल से वहां की बस है। हमारा तो सीधा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे। आज यूपी की बस आती है, आज यूपी में चुनाव बहुत नजदीक है, कहीं ना कहीं 133 मजदूरों को, बंधुआ मजदूरों की जो भाजपा नेताओं के द्वारा साजिश की जा रही थी, उस साजिश का हमने पर्दाफाश किया है। और कहीं ना कहीं आज इनकी ये साजिश थी कि 130 मजदूरों को लेके जाए। अजय जी, थोड़ा सा आप इसको भले दूसरे एंगल से आप सोच रहे हैं, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं आप उसे सोच सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है, गुजरात में भी छत्तीसगढ़ के मजदूर काम कर रखे हैं, राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ के मजदूर काम कर रखे हैं, उड़ीसा मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के मजदूर काम कर रहे हैं, ये सब वहां काम कर रहे हैं ना, इन्हें अगर वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है तो काम कर रहे हैं। एक और चीज कि वहां उन्हें बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, तो उसके लिए जो बिचौलिए छत्तीसगढ़ में घूम रखे हैं उस पर कार्रवाई करने की क्या कोशिश आपकी नहीं होनी चाहिए? उन पर दबाव देने की क्या कोशिश नहीं होनी चाहिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की? दीपेश जी, देखिए वही बताना चाहूंगा, आज जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल के 1.25 साल में लगभग 7 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर यहाँ लौटे। कहीं ना कहीं उनको यहाँ छत्तीसगढ़ में बेहतर रोजगार के अवसर मिले तभी लौटे। और आज जो महासमुंद जिले की बात चली दीपेश जी, वहां के आंकड़े भी देना चाहूंगा, 37,000 जो प्रवासी मजदूर थे वहां लौटे हैं। कहीं ना कहीं देखिए आज मनरेगा, जिसको केंद्र की मोदी सरकार लगातार कांग्रेस की असफलता का स्मारक बोला जाता रहा, आज उसमें जो है 20 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए आज पूरे देश में। लेकिन उसके बाद भी वर्तमान स्थिति में कितने बेरोजगार हैं, मैं उस पर भी आऊंगा अजय जी, आपसे जवाब लूंगा। बाबूलाल शर्मा सर बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं, लगातार एक तरफ सरकार इस बात की तरफ इशारा कर रही है, ये बता रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम मजदूरों और आम लोगों के हित में लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कहीं कहीं दिखाई भी देता है। लेकिन के बाद भी अगर आंकड़ा देखें बेरोजगारी दर का, तो फिर देश के लिहाज से तो हम बहुत अच्छी स्थिति पे हैं कई प्रदेशों से, लेकिन उसके बाद भी अगर मजदूर पलायन कर रखे हैं, उसके बाद भी अगर मजदूरों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तब फिर इसे कैसे देखा जाए? देखिए, पलायन शब्द जो है वो मध्य प्रदेश के जब पूरा हम मध्य प्रदेश में थे जी, तब पलायन का शब्द जो है बड़ा वजनदार था। उस दौर में जो है लोग बहुत बड़ी मात्रा में जो है बड़ी संख्या में यहाँ से पलायन करते थे और मजबूरी में करते थे, ये हमने देखा है। लेकिन जहां तक हम छत्तीसगढ़ बनने के बाद की बात करेंगे तो योगी के कार्यकाल में भी पलायन था, और उसके बाद रमन सिंह के कार्यकाल में पलायन था, और आज भी पलायन है, लेकिन वो परंपरागत है। जो पलायन की स्थितियां भूखमरी के कारण होती थी वो अब इस दौर में नहीं दिखती है। न रमन सिंह के कार्यकाल में उस दौर के ऐसा दिखा, कुछ छोटे बड़े आंकड़े होंगे, ऐसा नहीं बोलता मैं कि कोई मजबूर नहीं होता होगा, किन्हीं और कारणों से मजबूर है, लेकिन जो थोक में जो लोग जाते थे वो जो है वो मजबूरी में नहीं जाते, और जो ईंट भट्टे में काम करने दिल्ली जाते थे, जबरदस्ती ले जाए जाते थे, वो सिस्टम अब खत्म हो चुका है। स्वामी अग्निवेश ने एक बार इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और वहां से छुड़वा कर लोगों को लाए थे, और ये स्थिति बनी थी। लेकिन परंपरागत जो स्थिति है, आपको शायद पता नहीं होगा दीपेश जी कि जम्मू कश्मीर, नागपुर, उड़ीसा, तो आप बता, जो जितना आपने बताया उसके अलावा मैं बता, जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से हमारे यहाँ के मजदूर लगातार जाते हैं और वहीं रहते हैं। उसका एक उदाहरण बताऊं, जो भी छत्तीसगढ़ी फिल्में हमारे यहाँ बनती है वो नागपुर में और जम्मू कश्मीर में जरूर लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ खूब भीड़ होती है। तो ये एक परंपरा है
परंपरागत ढंग से भी वहाँ मजदूर जाते हैं और अपना अच्छा कमाई के लिए जाते हैं। कोई पलायन के मूड से नहीं जाते, अपना काम करते हैं 6 महीना। मैं कवासी लगमा के उस बात को सहमत हूँ कि 6 महीना काम करते हैं, उसके बाद वो ज्यादा कमाई के इसमें बाहर जाते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल पलायन नहीं होता। कुछ प्रतिशत मजबूर लोग होते हैं, उनको ही बिंदु बना करके आप अगर कह सकते हैं कि पलायन हो रहा है, राजनीति कर सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है कि राजनीति तो हर बिंदु पे हो जाएगी, छोटी छोटी बिंदु पे। लेकिन जो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं पलायन के जो मजदूर जा रहे हैं, जो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता कि पलायन करने वाले मजदूरों की क्लिपिंग है, क्योंकि बगैर सामान के पलायन नहीं करता कोई आदमी, बगैर सामान लिए नहीं जाता। ये देखिए सबसे लास्ट में जो आदमी चल रहा है वो एक पोस्टर पीछे टांगा हुआ है, ये कोई क्लिपिंग दूसरी जगह की दिखती है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है ये नहीं, वो तो नहीं ये पर्टिकुलर पलायन की तो है भी नहीं। मैं क्योंकि क्या होता है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं सर, मैं लौट रहा हूं बाबूलाल सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि जब किसी रिपोर्ट को तैयार करते हैं तो कई सारे जो पैकेज बनाते समय दूसरे विजुअल्स को भी उसमें ऐड करना होता है। तो ये पर्टिकुलर पलायन का है वो नहीं है ये जी, मान लिया, क्योंकि मैंने जो पलायन के दृश्य देखे हैं वो देखे हैं बस स्टैंड में, स्टेशनों में, वहां पर दिखते हैं। उसको हम इस लिहाज से देख सकते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से मजदूर अपना सामान लेकर निकलते थे, तो वो पलायन हो सकता है जी। मान लिया जो स्टेशन में दिखते थे दृश्य, बस स्टैंड में दिखते थे दृश्य पलायन के, वो दृश्य आजकल नहीं दिखते, बहुत कम न्यूनतम हो गए हैं। तो निश्चित रूप से जो है एक दौर ऐसा जरूर आया था डॉक्टर रमन सिंह के बीच में, 15 साल में एक साल ऐसा जरूर मैंने देखा कि जिसमें कोई ऐसा कारण आ गया था, काल की स्थिति बन गई थी और लोग वाकई में पलायन कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बहुत प्रयास किए, मनरेगा के काम खोले बहुत किए, लेकिन लोग नहीं रुके, तो क्योंकि देर हो चुकी थी। इस तरह के जो दृश्य बन जाते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार के समय में पलायन की बात जो कही जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा पलायन, मनरेगा भी आपके पास है और भी बहुत सारे उद्यम इन्होंने इस सरकार ने किए हैं। गोबर तक से पैसा मिल रहा है, और अन्य तरीकों को आप देखिए 2500 का धान में भी पैसा मिल रहा है, पूरा किया जा रहा है बोनस को, और भी बहुत सारे तेंदुपत्ता का है, वनोपज की खरीदी, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा देने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि पलायन जैसा बड़ा शब्द जो है वो कहीं हो रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी एक सवाल सर ये है, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होम सिकनेस हर इंसान को रहती है, वो चाहे मजदूर को या फिर नौकरी पेशा को जो कहीं बाहर जाकर हमारे जैसे नौकरी कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि अपने घर में ही अगर काम मिले तो वो और बेहतर कर सकता है और 4 पैसे बचा भी सकता है। तो क्या इस तरफ नहीं विचार करना चाहिए, इस तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए? अगर मजदूरी वो बाहर जाकर कर रहा है, वही मजदूरी अगर हम उसे अपने प्रदेश में मुहैया करवाएंगे तो शायद वो अपने घर रहकर पैसा ज्यादा कमा सकता है। आपने सही कहा, मैं ये कहने वाला था इस बात को कि हमारे प्रदेश में कोई भी सरकार हो, उनको ये प्रयास करने चाहिए कि जिस लालच में, जिस फायदे की लालच में विदेश, वहां जम्मू कश्मीर तक लोग चले जाते हैं, वो फायदा यहाँ पर पैदा किया जाए, वो काम यहाँ पर किए जाएं और उतना पैसा यहाँ पर मिले, ये कोशिश होनी चाहिए। इसका सर्वे होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर आखिर लोग क्यों जाके बस रहे, वहां को बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ी बस्ती बनी हुई है छत्तीसगढ़ियों की, और नागपुर में तो पूरा एक बड़ा मोहल्ला है, और ये मतलब हमेशा वहां मौजूद रहते हैं। तो ये इनके नाम भी बड़े अजीब अजीब है, मैं आपको नहीं बोल सकता टीवी में, इनके नाम रखे हुए वहां के लोगों ने, एक अलग नाम से इनको बोलते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक परंपरा भी है, लेकिन इस परंपरा को खत्म करने के लिए इसका एक कहीं ना कहीं कारण अजय जी कहीं ये तो नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर लेबर देखा जाए तो बहुत सस्ती है। अगर आप घर के कामकाज के लिए भी अगर आप छत्तीसगढ़ में लेबर देखेंगे तो उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, और शायद यही वजह है कि दूसरे प्रदेशों में उसकी इनकम उतनी ज्यादा हो जाती है कि वो वहां गुजारा भी कर लेता है, पैसे बचाकर अपने घर भी भेज देता है और खुद भी वहां पर उससे आराम से जिंदगी गुजारा कर लेता है। तो ये लेबर अगर बहुत ज्यादा कम है तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अजय गंगवानी जी। दीपी जी देखिए, बाबूलाल शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा, तो मैं लगभग 100% उनकी बातों से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं 15 साल तक देखिए, आज जो बेरोजगारी का दर था वो 22.2% था, लोगों को प्रॉपर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 15 सालों में एक परंपरा बन चुकी थी, जो प्रवासी श्रमिक कभी कभी
जैसे बाबूलाल शर्मा जी एक उदाहरण भी दिया, एक साल पर्टिकुलर अकाल भी पड़ा, तो जो एक पलायन की प्रवृत्ति बनी हुई थी, उस जो चेन था उसको ब्रेक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए आज 2500 रुपए समर्थन मूल्य दीपेश जी पूरे देश में सर्वाधिक है। आज गोधन न्याय योजना आज केंद्र की संसदीय समिति भी जिसकी तारीफ कर रही है। आज बेचारे जो कृषिहीन मजदूर है उसके लिए भी हमने कृषिहीन मजदूर न्याय योजना लागू की है। लेकिन उसके बाद भी सर अभी प्रदेश में 19 लाख बेरोजगार लोग हैं। अलग अलग शहरों का भी आप कहें तो मैं आंकड़ा दे देता हूं। मैं बेहतर है कि मैं आंकड़े देता हूं आपके। देखिए कहीं ना कहीं आज मैंने आंकड़े दिए कि 3.8% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में, राष्ट्रीय औसत 7.8% है। देखिए बिहार के आंकड़े दे रहा हूँ 13.6%। नहीं वो सब है मेरे पास, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में सर रायपुर में 81,000 लोग बेरोजगार हैं, बालोद में 1,58,000 हैं, दुर्ग में 1,41,000 हैं, रायगढ़ में 1,17,000 हैं, बिलासपुर में 1,16,000 हैं। मैं पूरे सारे जिलों के आंकड़ा दे दूंगा आपको, लेकिन उन पर भी तो क्या हमको विचार करना होगा। मैं फिर रजनी जी का रुख करूंगा, समय का अभाव है। मेरे को 2 सेकंड दीजिए, बस 5 सेकंड दीजिएगा। देखिए कहीं ना कहीं कोरोना काल का जो 2.25 साल था पूरा देश के लिए संकट का काल था। आपने देखा आज 2 करोड़ का रोजगार का वादा करने के बाद 14 करोड़ रोजगार उपलब्ध हो पाए क्या? कहीं ना कहीं 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आज केंद्र की मोदी सरकार की चाहे नोटबंदी की बात करूं, जीएसटी की बात करूं, या अचानक जो लॉकडाउन किया गया, कहीं ना कहीं 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए दीपेश जी। और उसकी कंपेरिजन में देखिए आपने आंकड़े मैं भी दे रहा हूँ, बिहार का 13.6%, उत्तराखंड का 6.2%, गोवा का 12.6%, उत्तर प्रदेश गुजरात में आपसे भी कम है ना, 1.1% है, वो आपसे भी नीचे चले गए ना। ऐसे कई प्रदेश हैं बीजेपी शासित भी जिनमें बेरोजगारी दर कम है। खैर मैं लौट रहा हूँ, समय का अभाव है। रजनीश जी से एक कमेंट ले लेनी चाहिए। मैं ठीक है सर, ठीक है अजय जी, बहुत वक्त दिया। रजनीश जी अपनी बात रखिए, कैसे इस पूरे मसले पर आखिर हल निकाला जा सकता है, कैसे प्रदेश में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है? रजनीश जी उनको आवाज नहीं आ रही, मैं बात रजनीश जी तक लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। बाबूलाल सर संक्षेप में आपसे कमेंट चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लेबर अगर छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, उसका दर अगर बहुत कम है, पैसा कम मिलता है, तो उस पर भी बढ़ाने पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने वही कहा, आपकी बात का सहमति मेरी सहमति है कि छत्तीसगढ़ में ही वो माहौल बनना चाहिए जो जम्मू कश्मीर, नागपुर, उड़ीसा या कहीं भी है, इसके लालच में लोग जाते हैं। इसके अलावा एक और बात है दीपेश, इसमें आप समझेंगे कि कुछ मेट होते हैं, मेट से आप लोग उसको दलाल बोलते हैं, मैं उसको मेट, मैं बहुत गहराई से जानता हूँ इस बात को कि मेट होते हैं जो अपना ग्रुप बनाते हैं, 200, 250 मजदूरों का एक ग्रुप बना कर रखते हैं, और वो लोग हर साल जो है उनको काम कराने के लिए ले जाते हैं, और वो बड़ी खुशी लोग जाते हैं। तो वो जो सिस्टम है उसको भी क्रश करके उनको काम यहाँ पर दिलवाया। बिल्कुल, यहाँ पर काम अगर उपलब्ध हो पाएगा तब जाकर शायद सही लाभ छत्तीसगढ़ियों को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।